अगले 5 साल कैसे होने वाले हैं? क्या भारत डेवलपमेंट की फास्ट ट्रेन पकड़ेगा या फिर अपने सारे पैसे यूं ही बेकार प्रोजेक्ट्स में बर्बाद कर देगा? इन सारी बातों का जवाब अगर कहीं पर मिलता है तो वो है भारत का बजट। इन शॉर्ट, मिडिल क्लास को मिला ठेंगा। गरीब को कुछ मिलता है, अमीर को बहुत कुछ मिलता है। मिडिल क्लास को बस मिडिल फिंगर मिलता है। मिडिल क्लास चुपचाप अपने टैक्स भरता है और उसका पैसा यूपीएससी के स्कैमर्स को अमीर बनाने में जाता है या फिर या ऐसे पुल बांधने में जो कभी भी गिर सकता है। एज यूजुअल आपकी इनकम फिनिश करने के बाद सरकार की नज़र आपके सेविंग्स पर है। लगता है इतना सारा टैक्स देने के बाद एक बार बिहार आंध्रा जरूर जाना चाहिए देखने के लिए कि हमारा पैसा कैसे लुटाया जा रहा है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 20 पर हुआ है और लॉन्ग टर्म 12/1/2 पर हुआ है। इसका रिजर्व मार्केट पर भी दिख रहा है। मिडिल क्लास को क्या मिला? क्या टैक्स का बर्डन हल्का हुआ? मोदी जी की थर्ड टाइम में उनका फोकस उनके कौन से एरियाज में होने वाला है? हम हमारे टैक्स के पैसे बड़े भरोसे से सरकार के हवाले करते हैं। ये पैसे हमारी बड़ी मेहनत से कमाते हैं। अगर ये पैसे सरकार ठीक से यूज नहीं करती तो इसमें सरकार से ज्यादा हमारा नुकसान है। इसीलिए एक चौकीदार की तरह सरकार पर नजर रखनी पड़ती है और हम चाहते हैं कि आप और हम साथ में सरकार से अकाउंटेबिलिटी एक्सपेक्ट करें। अगले कुछ मिनट में हम इस साल के बजट के हाइलाइट्स आपको समझाएंगे, लेकिन एक आसान भाषा में। अगर आपको हमारे काम पसंद आता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह आपके लिए तो फ्री है लेकिन इससे हमारा बहुत हेल्प होता। बजट काफी इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि बजट से हम समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट का फ्यूचर डायरेक्शन क्या है। भारत का एक ही प्रॉब्लम है, हम जनरली फ्यूचर के बारे में ठीक से प्लान नहीं करते और बुरे प्लानिंग एंड विजन की वजह से हमेशा दुनिया से पीछे छूट जाते हैं। चैप्टर 1, बजट होता क्या है? चले एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। आपको एक मोबाइल खरीदना है और आप दुकान में जाते हैं। आप दुकानदार से कहते हैं कोई अच्छा मोबाइल दिखाओ, तो दुकानदार पहला सवाल क्या पूछता है? वो कहता है अरे मैडम, फ़ोन तो सारे अच्छे हैं, आपका बजट क्या है? आपका बजट 2 फैक्टर्स पर डिसाइड होता है। एक है कि आप कितना पैसा स्पेंड करना चाहते हो। आजकल कई लोग ईएमआई पर भी फ़ोन लेते हैं क्योंकि उनके लिए फ़ोन ज़रूरी है। फिर उनके हाथ में पैसे हो या ना हो, ये 3 बातें समझाना सिंपल है, राइट? तो आपके लिए देश का बजट समझना भी सिंपल है। जैसे आपका इनकम होता है वैसे देश का रेवेन्यू होता है। ये रेवेन्यू टैक्स से आ सकता है जैसे कि इनकम टैक्स, जीएसटी, कस्टम ड्यूटी या फिर नॉन टैक्स रेवेन्यू भी हो सकता है। जैसे अगर सेंटर किसी स्टेट को लोन देती है तो उस पर कमाया हुआ इंटरेस्ट, पावर सप्लाई के लिए फीस, फाइन, पेनल्टी एक्सेट्रा, इन सारी बातों को मिलाकर बनता है देश का इनकम, जिसे फैंसी भाषा में कहते हैं कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया। देश की फाइनेंस मिनिस्ट्री अलग अलग फैक्टर्स को कंसीडर करके अनुमान लगाती है कि आने वाला फाइनेंशियल ईयर में यानी 31 मार्च 2025 तक केंद्र सरकार कितने पैसे कमाएंगी। बजट डॉक्यूमेंट में ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट फिगर है कि गवर्नमेंट के पास आने वाला 1 रुपये कहाँ से और कौन से सोर्स से आता है। सोचने जैसी बात है कि इतने टैक्स देने के बावजूद इनकम टैक्स से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन बोर्डिंग से आता है। चलिए कुछ कॉन्सेप्ट रिवाइज करते हैं। कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसिप्ट यानी रोज़मर्रा और रेगुलर रेवेन्यू रिसिप्ट यानी वो रिसिप्ट जो आपको रेगुलरली मिलते हैं, जैसे कि सैलरी या फिर एफडी या सेविंग, बैंक पर इंटरेस्ट। सिमिलरली रेवेन्यू एक्सपेंसेस यानी वो खर्च जो आपके डे टू डे लाइफ में खर्च करना पड़ते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल, ग्रोसरी एक्सेट्रा। गवर्नमेंट के केस में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की सैलरीज, पेंशन, सब्सिडी, ये सारे रेवेन्यू एक्सपेंसेस है। और इनकम टैक्स, जीएसटी, कस्टम ड्यूटी, इंटरेस्ट,
पेनल्टी, फीस, ये सब रेवेन्यू रिसिप्ट है। कैपिटल यानी वन टाइम या फिर वो जिसकी फ्रीक्वेंसी आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। जैसे हमारा वेदर डिपार्टमेंट कभी भी सही तरह से बारिश की प्रिडिक्शन कर ही नहीं सकता। कैपिटल रिसिप्ट और एक्सपेंसेस दोनों कुछ वैसे ही होता है, जो आएंगे या नहीं, अगर आएंगे तो कितने अमाउंट में आएंगे, इसके सरकार को कोई सर्टेन नहीं होता। कैपिटल एक्सपेंसेस में वो सारे एक्सपेंसेस आते हैं जिन्हें एसेट क्रिएशन में यूटिलाइज किया जा सकता है, जैसे रेलवे को अपग्रेड करना, डिफेंस परचेसेस करना, नई सड़कें बनाना, नए हॉस्पिटल बनाना। कैपिटल रिस्क में मेजरली बोरोइंग और ग्राउंड्स आते हैं। इस बजट में फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अनुमान लगाया है कि केंद्र सरकार इतने रुपए कमाए और खर्च कितने करेंगी। पता है, इतने के हम यानी भारत सरकार जितना पैसा कमाती है उससे ज़्यादा स्पेंड करती है। हम इतने पैसे कहाँ खर्च करते हैं। चलिए बजट डॉक्यूमेंट को समझते हैं। चैप्टर 2, आमदनी, अठन्ना, खर्चा, रुपया। एक बजट 3 तरह का हो सकता है। सरप्लस बजट, जहाँ हमारा इनकम एक्सपेंसेस से ज़्यादा होता है। बैलेंस बजट, जहाँ हमारा इनकम और एक्सपेंसेस दोनों सेम टू सेम होता है। और डेफिसिट बजट, जहाँ हमारा एक्सपेंसेस इनकम से ज़्यादा है। फन फैक्ट्स, भारत के इतिहास में सिर्फ एक ही बार 1950-51 में हमने एक सरप्लस बजट प्रेजेंट किया था, जहाँ पूरे 71 लाख सरप्लस बजट भारत की तिजोरी में बचा हुआ था। उसके बाद आने वाले सारे बजट डेफिसिट बजट्स ही थे। बजट के टॉप 5 मिनिस्ट्री देखते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस 18,581 करोड़, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस 62,1940 करोड़, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज 27,800 करोड़, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज 25,393 करोड़, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर ऑफिसर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन 22,323 करोड़। हमारा सबसे बड़ा स्पेंड इंटरेस्ट पेमेंट्स पर होगा 1,16,21,940 करोड़, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का पार्ट है। ये पूरे बजट के कैपिटल आउटले से भी ज़्यादा है। बजट के हिसाब से इस साल 31,29,200 करोड़ रेवेन्यू रिसीव के फॉर्म में आएगा। उसके सामने टोटल एक्सपेंसेस यानी रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंसेस 4,82,51,022 करोड़ होंगे। यानी गवर्नमेंट को ये सारे खर्च करने के लिए 16,13,112 करोड़ बोरो करने पड़ेंगे। चैप्टर 3, फोकस कहाँ पर हुआ। इस बजट में फोकस कहाँ हुआ। हमारा फाइनेंस मिनिस्टर ने काफ़ी इम्पोर्टेंट बात कही कि मॉडर्न भारत में सिर्फ 4 जाति है, गरीब, युवा, महिला और अन्नदाता। कुल मिलाकर 9 प्रायोरिटी की बातें हुई है। आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। और फोकस एम्प्लॉयमेंट स्कीम MSMI और मिडिल क्लास पर हुआ। एटलीस्ट ऑन पेपर शुरुआत मिडिल क्लास से करते हैं। इन शॉर्ट मिडिल क्लास को मिला ठेंगा। एज यूजुअल आपकी इनकम फिनिश करने के बाद सरकार की नज़र आपके सेविंग्स पर है। हमने हमारे पिछले वीडियो में भारत के टैक्स स्ट्रक्चर रिवाइज होने की ज़रूरत किया है। इस बारे में डिटेल में चर्चा की। इनकम टैक्स की बात करें तो टैक्स स्ट्रक्चर रिवाइज तो हुआ, लेकिन उतना नहीं जितना हमें एक्सपेक्ट था। नेक्स्ट टाइम रिज्यूम के नए सिलेबस कुछ ऐसे दिखेंगे। आप वीडियो को पॉज करके नए सिलेबस के बारे में पढ़ सकते हैं। टैक्स के लिए एक अच्छी बात यह है कि हम विवाद से विश्वास की और जाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर टैक्स लायबिलिटी 50 लाख से कम है तो इनकम टैक्स की फाइल असेसमेंट के लिए 3 साल बाद नहीं खोली जाएंगी। मेजर चेंज इनडायरेक्ट टैक्सेस में हुए हैं, जैसे कि कस्टम ड्यूटी, कैंसर की दवाइयाँ सस्ती होंगी, फर्स्ट और फर्स्ट के चार्जेस सस्ते होंगे।
गोल्ड और सिल्वर की कस्टम ड्यूटी 6% तक कम हुई। फॉरेन की कंपनी के लिए भारत में 40% टैक्स हुआ करता था, जो कम करके 35% हुआ है। टैक्स से आगे बढ़ते हैं, सरकार का फोकस एम्प्लॉयमेंट पर रहा है। भारत में वेमेन्स पार्टिसिपेशन वर्कफोर्स काफ़ी लो है। इसे इंक्रीज करने के लिए सरकार ने प्रॉमिस किया है कि इंस्टीट्यूट के आसपास वीमेन ओनली हॉस्टल स्थापित किए जाएंगे। वैसे इंस्टीट्यूट के पास क्रैश की भी सुविधा की जाएंगी। इंस्टीट्यूट के लिए एक गुड न्यूज़ है कि यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट में हायर एजुकेशन के लिए 10 लाख तक के लोन्स दिए जाएंगे। आने वाले 5 साल में सरकार ने 1 करोड़ युवाओं को देश के टॉप 500 बिजनेस में इंटर्नशिप दिलवाने का टारगेट रखा है। 10 लाख करोड़ इन्वेस्ट करके अर्बन हाउसिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने पर फोकस होगा। रेंट हाउसिंग मार्केट्स को और ट्रांसपेरेंट करने की कोशिश होगी। शहरों में ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट पर फोकस होगा। सोलर एनर्जी को प्रमोट करने के लिए पीएम सर्वघर योजना के बारे में लोगों को रिमाइंड किया गया, जहां आप अपने घर सोलर पावर की मदद से 300 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी पा सकते हैं। इसके बारे में और जानने के लिए आप इस वेबसाइट पर जा सकते हैं। इस साल बिहार, आसाम, हिमाचल प्रदेश जैसे स्टेट्स में होने वाले फ्लड्स के बारे में बात हुई। उत्तराखंड के लैंडस्लाइड की बात हुई। सिक्किम के फ्लैश फ्लड्स की बात हुई। लेकिन यहाँ काफ़ी वेग बात हुई कि सरकार असिस्टेंसिया 11,11 करोड़ से इंफ्रास्ट्रक्चर पर स्पेंड होगा। आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत 15,000 करोड़ आंध्र प्रदेश के लिए एलोकेट हुए हैं। बिहार में 26,000 करोड़ रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए नालंदा और गया जैसे लोकेशंस को डेवलप करने के लिए खर्च होने वाले हैं। या आई होप कि ये पैसे एक्चुअल में सही कामों के लिए खर्च होते हैं। लगता है इतने सारे टैक्स देने के बाद एक बार बिहार और आंध्र ज़रूर जाना चाहिए, देखने के लिए कि हमारा पैसा कैसे लुटाया जा रहा है। कुछ लोग कहेंगे कि एक पॉलिटिकल मूव है। आंध्र प्रदेश ने चंद्रबाबू नायडू और बिहार के नीतीश कुमार के बगैर सरकार गिर सकती है। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट में बताइए। ओवरऑल फोकस भारत का कर्ज कम करने पर हुआ है, यानी फिस्कल डेफिसिट इस साल हमारा फिस्कल डेफिसिट 4.9% होगा और अगले साल तक 4.5% तक कम करने का अनुमान लगाया जा रहा है। चैप्टर 4 सरकार की उधारी, ये पैसा आता कहाँ से है। अगेन उसी फ़ोन के एग्जाम्पल पर वापस जाते हैं। अगर आपको रील्स बनाने के लिए या फिर गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए आय चाहिए, लेकिन अगर आपके पास पैसा ही नहीं है तो आप क्या करते हैं, लोन लेते हैं। राइट, सरकार भी वही करती है, लेकिन हमारी लोन किसी से लेती है, एलियंस से। हमारी सरकार हमसे ही लोन लेती है। भारत एक डेफिसिट बजट चलाता है, यानी कुल मिलाकर सरकार के रिसिप्ट उनके खर्च से कम है और जो बाकी बच जाता है उससे बोरिंग से भरा जाता है। यानी लोन लेकर आप एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाते हैं, फिस्कल डेफिसिट यानी रेवेन्यू प्लस कैपिटल एक्सपेंसेस माइनस रेवेन्यू डिफिसिट माइनस ग्राउंड एंड अदर कैपिटल रिसीव्ड। फिस्कल डेफिसिट ये बताता है कि हमें कितने बोरोइंग्स करने पड़ेंगे ताकि सरकार वही खर्च कर पाए जो उन्होंने बजट में कमिट किए हैं। इस साल का फिस्कल डेफिसिट है, ये सरकार लोन कहाँ से लेती है। अगर आप पापा के पड़ी है तो आपके घर एक चलाता फिरता एटीएम है। आपके पापा
आप पापा से दो मोटी बातें करके लोन ले सकते हैं और पापा आपसे प्यार करते हैं तो वो आपको पैसे देंगे भी, या फिर आप बैंक के चक्कर काट सकते हैं। वैसे ही सरकार के पास भी एडिशनल पैसे खड़े करने के लिए यानी डेट के लिए दो ऑप्शन है। एक होता है इंटरनल डेट यानी जनता जनार्दन से लिया हुआ लोन, मार्केट बोर्डिंग, शॉर्ट टर्म बोर्डिंग, इंक्स स्टेट प्रोविडेंट फंड्स, बैंक से आया हुआ पैसा सरकार आपसे बोरो करती है। इसका एक बेहतरीन एग्जांपल है HGB यानी सोवन गोल्ड बॉन्ड्स, जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके प्राइजेस सोने के प्राइजेस से लिंक्ड होते हैं, प्लस सरकार आपको 2.5 इंटरेस्ट भी देती है। ये सरकार ने आपसे लिया हुआ एक लोन है। और दूसरा होता है एक्सटर्नल डेट जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन IMF, वर्ल्ड बैंक या फिर हमारे ट्रेड पार्टनर्स यानी दूसरे देशों से लिया हुआ डेब्ट होता है। सरकार देश को स्टेबलाइज करने के लिए, सरकारी एम्प्लॉयज़ की सैलरीज देने के लिए, देश के डिफेंस के लिए, एग्रीकल्चर सब्सिडी के लिए और रोड्स बनाने जैसे कामों के लिए खर्च करती है। और जब ये सारे खर्च कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से नहीं आ पाते तो लोन लेते हैं। लोन तो शादी करने के लिए भी लिया जा सकता है और एक ही इवेंट में सारा पैसा उड़ाया जा सकता है, या फिर लोन लेकर एजुकेशन भी लिया जा सकता है। शादी वाला लोन बुरा लोन है क्योंकि बारातियों को खाना खिलाने से आपकी फ्यूचर इनकम थोड़ी बढ़ेगी, लेकिन एजुकेशन के लिए अगर लोन लिया तो आपका फ्यूचर सिक्योर हो सकता है। अच्छा जॉब पाकर आप आपकी इनकम बढ़ा सकते हैं। लोन बुरा नहीं होता। लोन किस वेज के लिए इस्तेमाल हो रहा है वो वेज अच्छा या बुरा हो सकती है। देश के लिए सेम लॉजिक अप्लाई होता है। एक सख्त और स्मार्ट भी वही होती है जो लोन का इस्तेमाल करके खुद को ग्रो करती है। लोन लेकर रास्ते बनाना, हॉस्पिटल बनाना, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, पैसों का सही इस्तेमाल है। आप लोन ले सकते हैं लेकिन लिमिट में। एक लिमिट के बाद बैंक भी आपको लोन देना बंद करेंगी, राइट। अगर आप महीने के 10 लाख कमाते हैं और आपको 2 करोड़ का लोन लेना है तो बैंक भी आपको पूछेंगी क्या फूक के आया है। वो हमारे देश में भी सरकार को कंट्रोल में रखने के लिए कुछ लिमिट्स लगाया गया है। साल 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने फिशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट SFBM एक्ट लाया था। ये एक्ट कोशिश करता है कि सरकार एक लिमिट के बाहर लोन लेना बंद करे ताकि कोई एक सरकार 5 साल के लिए लोन लेकर देश को कंगाल ना कर दे। यहाँ हमने 20 साल का टारगेट रखा था लेकिन बीच में पेंडेमिक आया और सारा प्लान चौपट हो गया। ये चार्ट देखिए, यहाँ पहले वाले चार्ट से दूसरा चार्ट मुझे ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगता है क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारा लोन की किस्त चुकाने में ही हमारा ज़्यादातर पैसा खर्च हो रहे हैं। आज भी हमारे बजट का सबसे ज़्यादा हिस्सा इंटरेस्ट रिपेमेंट ही होता है। क्या भारत एक डेब्ट साइकिल में अटक चुका है? हम इस टॉपिक पर फ्यूचर में वीडियो बनाएंगे ज़रूर। चैप्टर 5 कंक्लूजन इन दी एंड यही कहना चाहता हूँ कि गरीब को कुछ मिलता है, अमीर को बहुत कुछ मिलता है, मिडिल क्लास को बस मिडल फिंगर मिलता है। गरीब को सब्सिडी तो मिली, अमीरों को रिबेट्स भी मिली, मिडिल क्लास को मिली सिर्फ और सिर्फ डिबेट। सरकार आपको गरीब से ऊपर उठाने में मदद ज़रूर करेगा, लेकिन जो बड़ी मेहनत से गरीबी से ऊपर उठे हैं उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी नहीं होगा। इन्फ्लेशन हर साल गरीबी की व्याख्या बदलेगा और आप ज़्यादा पैसे कमाने के बाद भी गरीब ही रहेंगे। मिडिल क्लास चुपचाप आपने टैक्स भरता है और उसका पैसा UPSC के स्कैमर्स को अमीर बनाने में जाता है, या फिर ऐसे
या फिर ऐसे पुल बांधने में जो कभी भी गिर सकता है। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली, कुछ नया सीखने मिला तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।